Okay, students. So after metabolism, next characteristic of living beings is cellular organization. ठीक है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। चाहे वो सिंगल सेल के बने हों यानी कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हों तो उनको कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और उनके सेल्स के अंदर क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलिस। जो लोग हिंदी मीडियम में जिन्होंने पढ़ी है साइंस, उनके लिए बता दें कि सेल्स आप कोशिका पढ़ते थे और कोशिका के अंदर जो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस रहता था और बाकी ऑर्गेनेलिस जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट है या राइबोसोम है, वो सारे है ना। तो ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ये भी लिविंग बींग्स का फीचर है, यानी कि ये लिविंग बींग्स में ही आपको मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कॉन्शियसनेस, है ना। कॉन्शियसनेस मैंने पहले भी आपको बताया कि उससे क्या मतलब है हमारा, कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग्स के अवेयर होते हैं, मतलब उनके आसपास क्या हो रहा है या उनको उनके ऊपर असर होता है चीज़ों का, ठीक है। वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि गर्मी सर्दी है ना, टेम्परेचर हो गया या लाइट वाटर, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनका उन पे असर पड़ता है और वो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे आप कोई स्टोन पड़ा है उसको आप जितना मर्जी हिट करो या उसको गर्म ठंडे का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता ना, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस जो है, खास बात इसकी ये है कि दिस इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में आप देखोगे तो उसमें था ना, जैसे इवन रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं, है ना, लिविंग बींग्स की। लेकिन ये जो कॉन्शियसनेस है दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये जस्ट किस तरह से, जैसे आपने छोटी क्लासेस में अगर ये पढ़ा होगा, सेल्स के बने हैं ना, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सेल्स के बने होते हैं। सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यूज़ आपस में मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जितने भी ऑर्गन सिस्टम या तंत्र जिनको आप कहते थे ना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र वगैरह, वो सारे मिलकर ऑर्गेनिज्म या जीव को बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं इसको। हायरार्की मतलब धीरे धीरे हायर जाना, है ना, सेल से ऊपर टिश्यू, उससे ऊपर ऑर्गन, उससे ऊपर ऑर्गन सिस्टम और सबसे ऊपर ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजिकल हायरार्की है। लेकिन अगर हम इससे नीचे चलें, कहने का मतलब अगर सेल्स को हम देखें वो किसके बने होते हैं, कंपाउंड्स के, है ना। और कंपाउंड्स किसके बने होते हैं, एटम्स के। एटम्स किसके बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के। तो लेकिन ये चीज़ें नॉन लिविंग में भी आपको मिलती हैं ना, ठीक है। सो ये जो है, इसलिए इसको ये फिजिकल हायरार्की कह रहा है, जो नॉन लिविंग में मिलती है। और बायोलॉजिकल हायरार्की ये होगी जो सेल से शुरू होगी, ठीक है। लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक भी, जस्ट आप इसको समझ लें, बाकी इसको लिखने की या नोट्स में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ ओके, मेन प्रॉपर्टीज़ यही थी लिविंग बींग्स की। उसके अलावा ये कह रहा है कि और जितनी भी आपने पढ़ी है ना, जैसे कि मूवमेंट, वेरिएशंस, अडेप्टेशंस, हीलिंग, रिपेयर करना आता है उनको, एक्सक्रीशन होती है, और डेथ। जितने भी लिविंग बींग्स हैं दे अल्टीमेटली डाई, राइट। तो ये भी कुछ अदर फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। लेकिन इन सब में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वीडियो में, कि जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से कुछ आता है तो वो है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आती है और साथ में डिफरेंस ये वाला बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो ये तो हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें कि टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमिक एड्स, ये सब कुछ आएगा इस चैप्टर में। चैप्टर तो पहला ही चल रहा है ये हमारा, लेकिन इस टॉपिक में जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो अपने नोट्स में अपने ऐड करना है वो है, सबसे पहले तो ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स।
Now this is a branch of science that deals with the unique properties of species and groups to recognize, describe, name and arrange the diverse organisms according to an organized plan. ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है डेफिनेशन, लेकिन जैसे जैसे अभी हम इसको पढ़ेंगे पूरे टॉपिक को, धीरे धीरे आपको ये सब कुछ आ जाएगा. इसमें आप अगर देखो तो इसमें 4 चीज़ें हैं. ठीक है, सिस्टमैटिक्स में क्या कह रहा है, एक साइंस की ही ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पीशीज़ हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना, डिस्क्राइब करना मतलब उनके बारे में बताना, उनको नाम देना. ठीक है, टू नेम देम एंड टू अरेंज देम, अरेंज करना या क्लासीफाई करना उनको. ठीक है, ये 4 चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं. तो सिस्टमैटिक्स की ये डेफिनेशन है. यहाँ से यहाँ तक एक तो आपने ये लिखनी है, याद करनी है. दूसरा, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आएगा. ठीक है, कैरोलस लिन्नेस, ये. ठीक है, फुल नेम जो है इसका वो है कैरोलस लिन्नेस. फर्स्ट नेम इज कैरोलस और सरनेम है इसका लिन्नेस. तो कैरोलस लिन्नेस जो साइंटिस्ट था उसके बारे में आपको बता दें कि ही इज़ नोन एज फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स, उसको कहते हैं एक्चुअली. और उसने इस फील्ड में बहुत काम किया था. तो आपने इस साइंटिस्ट का नाम भी ज़रूर याद रखना है, दैट इज़ कैरोलस लिन्नेस. अब सिस्टमैटिक्स में जैसे हमने कहा 3-4 चीज़ें हैं ना. आइडेंटिफिकेशन, किसी भी नए जीव को उसको आइडेंटिफाई करना, है ना. कोई भी नया प्लांट मिलता है या नया एनिमल मिलता है तो ये पता लगाना कि उसको आप किस ग्रुप में रखोगे. ठीक है, उसको नाम देना, उसको क्लासीफाई करना. ठीक है, ये आ गया आपका नॉमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना. तो ये सारी चीज़ें हैं सिस्टमैटिक्स में पढ़ी जाती हैं. ठीक है, अब अगेन ये बाकी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने सिस्टमैटिक्स की, मैंने कहा आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स वो है कैरोलस लिन्नेस. ठीक है, यहाँ पर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है नॉमेनक्लेचर. ये इसी में आता है, वैसे सिस्टमैटिक्स में ही इंक्लूडेड है. नॉमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना. ठीक है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको नेम करना. तो अब 2 तरह के नाम होते हैं, एक होते हैं कॉमन नेम्स. ठीक है, कॉमन नेम्स का मतलब है जो भी हम आम भाषा में बोलते हैं. जैसे यहाँ एक एग्जांपल सिर्फ आप देखें, अगर कैट, कैट को हिंदी में क्या कहते हैं, बिल्ली, है ना. गुजराती में बिलादी, संस्कृत में मर्जरा, तमिल में इट इज़ कॉल्ड पुनाई. कहने का मतलब है किसी भी जीव के जो कॉमन नेम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, ये तो इंडिया में ही आप देख लो. ठीक है, 3-4 स्टेट्स में ही उसके नाम अलग अलग हैं. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड या डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको कितने अलग अलग नामों से बुलाया जाता होगा, है ना. तो इसीलिए कॉमन नेम्स जो है उसकी कई डिसएडवांटेजेस हैं. हालांकि ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कहीं पूछ ही लिया जाए अगर आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन नेम के क्यों नहीं, मतलब उसके एडवांटेज नहीं हैं, है ना. उसमें कुछ खामियां हैं. डिसएडवांटेजेस का मतलब है कि उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं. जैसे कि कौन सी, ये 4-5 पॉइंट्स हैं. पहला है कि हम सभी ऑर्गेनिजम्स को कॉमन नेम नहीं दे सकते हैं. ठीक है, किसको नहीं दे सकते, जिनको हम नहीं देख सकते अपनी नेकेड आई से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना. बहुत छोटे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो तो दिखते ही नहीं है हमें, तो उनको नाम कहाँ से देंगे हम. ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे अभी मैंने आपको कहा कि हर एक जीव का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग भाषा में, है ना. इवन वाटर लिली का ही अगर आप देख लें तो उसके इंग्लिश नेम्स ही 15 अलग अलग नाम हैं उसके, तो कन्फ्यूजन रहता है. ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसे कई नाम ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है ना. लेडीज़ फिंगर अब भिंडी को बोलते हैं तो क्या मतलब है उसका. ठीक है, देन कई बार ये देखा गया है कि जो कॉमन नेम्स हैं वो मिसलीडिंग होते हैं, यानी कि आपको गलत जानकारी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल जेली फिश, जेली फिश कोई फ़िश नहीं है. ठीक है, सिल्वर फिश जो कि आपके कपड़ों में लग जाती है, अलमारियों में होती है ना, सिल्वर फिश भी फ़िश नहीं है. स्टार फिश, इवन जो स्टार फिश है वो भी फ़िश नहीं है. ठीक है, फ़िश कौन सी होती हैं, फिशेस होती हैं जो वर्टिब्रेट्स, जो कि गिल्स जिनमें होते हैं या जैसे और करेक्टर्स हैं उनके,
तो ये तीनों ही क्या हैं, ये फिशेस हैं ही नहीं, ठीक है ना। सिल्वर फिश जो है वो एक इंसेक्ट है, स्टार फिश जो है वो भी मतलब इनवर्टिब्रेट्स में आती है, जेली फिश भी हाइड्रा वाला जो फाइलम है उसके साथ से इसको रखा गया है। तो कहने का मतलब है कई बार जो कॉमन नेम्स हैं वो मिसलीडिंग होते हैं, ठीक है, गलत जानकारी देते हैं। देन एक ही नाम के कई मतलब हो सकते हैं कई बार, है ना। और लास्ट पॉइंट है कि कॉमन नेम्स जो हैं उनका कोई यूज़ नहीं होता साइंटिफिक स्टडी में, इसलिए फिर किसकी ज़रूरत पड़ी हमें, साइंटिफिक नेम्स की। कॉमन नेम्स जो हैं हमने देखा ना कि उसमें क्या क्या कमियां रह जाती हैं, दैट्स वाई वी नीड साइंटिफिक नेम्स। यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं, और ये जो नेम्स दिए गए हैं जिस आधार पे ये दिए गए हैं उसको कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब वही है नाम देना, बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ, दो, बाई मीन्स टू। तो हर एक साइंटिफिक नेम में दो हिस्से रहते हैं उसके, जैसे मैन का है होमो सेपियंस, तो उसमें दो हिस्से हैं ना, होमो और सेपियंस। इसी तरह से सभी लिविंग बींग्स को ऐसे ही नाम दिए गए हैं, और फिर से वही नाम आ गया है उस साइंटिस्ट का, दैट इज़ कैरोलस लिन्नेस। कैरोलस लिन्नेस ने ही ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का आइडिया दिया था, और इसने बहुत सारे नाम भी दिए हैं। तो फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसकी बुक का नाम पूछा जाता है। कैरोलस लिन्नेस ने ये जो बुक लिखी थी 1758 में, इसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। सिस्टम लिख के ए लगा दो आगे, सिस्टेमा, और नेचर NATURAE, नेचुरी बोलते हैं इसको। तो ये भी इसकी बुक है, और ये भी एक और बुक है इसकी, स्पीसीज प्लांटेरम। तो HP बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द बुक्स रिटन बाय कैरोलस लिन्नेस, ठीक है। तो एक है सिस्टेमा नेचुरी और दूसरी बुक का नाम है स्पीशीज प्लांटेरम। तो ये दो बुक्स के नाम ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने कर लेने हैं नोट्स में अपने। तो अब हम देखते हैं कि ये है क्या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो इसने दिया ना, कि हर एक ऑर्गेनिज्म को नाम देना है, साइंटिफिक नेम देना है, और उसके दो हिस्से होने चाहिए, बाइनोमियल, ठीक है। सो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर नेम्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए मटर, है ना, पी जो है वो उसका कॉमन नेम है, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। दो नाम हैं, दो हिस्से हैं इसके, ठीक है। अनियन, प्याज का नाम है एलियम सेपा। मैंगो, उसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। वीट, इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इस तरह से आप जितने भी एनिमल्स को देख लो, तो फ्रॉग का नाम है राना टिग्रीना, है ना। कैट का नाम है फेलिस कैटस। ह्यूमन बींग्स ही आ गए होमो सेपियंस। तो जितने भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनमें हर नाम में आपको दो हिस्से नज़र आएंगे, और इन दोनों हिस्सों में से जो पहला हिस्सा होता है उसको कहते हैं जीनस, और दूसरे हिस्से को कहते हैं स्पीसीज, ठीक है। या फिर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। ये देखिए पहला हिस्सा जो है नेम ऑफ द जीनस उसको जेनेरिक नेम कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है स्पीशीज़ का नाम जो है उसको स्पेसिफिक नेम कहते हैं। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, या फिर इजी भाषा में आप बोल सकते हैं जीनस और स्पीशीज़। जैसे होमो सेपियंस है तो इसमें होमो जो है वो जीनस है, सेपियंस जो है वो स्पीशीज़ है, ठीक है। या और भी ये है जैसे, तो राना इसमें जीनस है, टिग्रीना इसमें स्पीशीज़ है। तो इस तरह से हर एक साइंटिफिक नेम के दो हिस्से होते हैं, पहला जीनस पार्ट होता है, दूसरा स्पीसीज पार्ट होता है। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। और अब हम आते हैं कि ये नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। अगेन ये किसने बनाए थे, कैरोलस लिन्नेस ने, और अपनी बुक्स में वही स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरी दोनों बुक्स में उसने लिखे थे। अब जो हैं ये रूल्स नेचुरली धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं या रिवाइज होते रहते हैं। तो ये मैंने आपको क्लिक करके भेजे थे नोट्स बनाने के लिए, ये इनकी फुल फॉर्म्स आपको आनी चाहिए।
जैसे कि बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के नाम देने के लिए ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। इसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि प्लांट्स के नाम कैसे देंगे। जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। इसमें रूल्स हैं किसके लिए, एनिमल्स को नाम कैसे देने हैं उसके लिए, ठीक है। बैक्टीरिया को कैसे देने हैं, दैट इज़ ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वायरसेस को नाम देने के लिए क्या है, ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। तो ये जो फुल फॉर्म्स हैं इनकी, है ना, ये जो एब्रीवेशंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आती हैं। नाउ अब हम आते हैं कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के फ़ायदे क्या हैं। पहले हमने देखा कि कॉमन नेम्स के नुकसान या डिसएडवांटेजेस क्या थे, और अब हम देखेंगे कि ये जो हम साइंटिफिक नेम्स देते हैं या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो उससे उसके फ़ायदे क्या हैं, है ना, एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि नेचुरली हर स्पीशीज़ का एक ही नाम होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि यहाँ उसको कुछ और बुलाएंगे, बाहर कुछ और बुलाएंगे, है ना। होमो सेपियंस का मतलब है हर कोई, किसी भी कंट्री का कोई भी आदमी समझ जाएगा कि हम होमो सेपियंस बोल रहे हैं तो हम मतलब मैन की बात कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ सिंगल नेम फॉर एवरी स्पीशीज़, ठीक है। सेकेंडली दीज नेम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, वही बात की पूरे वर्ल्ड ओवर एक जैसे ही एक्सेप्टेड हैं। नेक्स्ट है कि जो स्पीसीज़ पार्ट होता है इस नाम का वो कोई ना कोई, या नेक्स्ट पॉइंट को भी आप जोड़ ही सकते हो, वो डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते हैं। साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि वो कोई ना कोई जानकारी दे देते हैं उस जीव के बारे में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंगीफेरा इंडिका आम का नाम है ना, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका वर्ड से यहाँ से क्लियर हो गया कि ये इंडिया से इसका नेटिव है, या है ना। या फिर जैसे यहाँ बाकी नाम तो आपने नहीं सुने हैं, लेकिन अगर पोटैटो का नाम आपने सुना हो, सोलेनम ट्यूबरोसम, है ना, आलू का नाम है साइंटिफिक नेम, तो उसमें ट्यूबरोसम आता है और आलू के क्या लगते हैं, ट्यूबर्स लगते हैं, जो हम खाते हैं उनको ट्यूबर्स बोलते हैं। तो साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो कुछ हद तक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं उस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसके बारे में वो कुछ ना कुछ बता देते हैं। देन या जैसे ये है ना, यहाँ पर एक नाम हाउस फ्लाई, घरों में जो आम मक्खी होती है उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका, है ना। डोमेस्टिका का मतलब आ गया ना वही कि घर में पाई जाने वाली, है ना, मस्का डोमेस्टिका। सो साइंटिफिक नेम्स जो हैं दे आर डिस्क्रिप्टिव। देन अगर कोई इनकरेक्ट नेम हो तो इट कैन बी इजीली सेट राइट, उसको ठीक भी किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये जो नाम लिए जाते हैं साइंटिफिक नेम, ये कौन सी भाषा में दिए जाते हैं, लैटिन या ग्रीक भाषा में। ये पॉइंट अलग से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर या हम कहें जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं वो कौन सी भाषा में दिए जाते हैं, लैटिन या ग्रीक भाषा में, क्योंकि ये दोनों भाषाएं जो हैं इनको बोलते हैं दीज आर डेड लैंग्वेजेस, ठीक है। डेड लैंग्वेजेस का मतलब है कि अब इनमें कोई चेंज नहीं होगा इन लैंग्वेजेस में कभी भी, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों भाषाओं में नाम दिए जाते हैं, तभी तो ये कुछ अलग से होते हैं ना, ऐसा लगता नहीं है कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं। पाइसम स्टाइवम, एलियम सेपा, है ना, ट्रिटिकम एस्टियम, ये सारे नाम अजीब लगते हैं सुनने में बिकॉज दे आर फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज, राइट। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इम्पॉर्टेंट है। किसने दिया, दैट इज़ कैरोलस लिन्नेयस। अपनी कौन सी बुक्स में इसने दिया है, सिस्टमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम में। सेकेंडली ये जो एब्रीवेशंस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, और एडवांटेजेस भी कुछ हद तक पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेक्सोनमी। तो टेक्सोनमी की भी सिंपल सी डेफिनेशन आपने लिख लेनी है एक लाइन की। इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अगेन वही चीज़ें आ गई हैं जो सिस्टमैटिक्स में थी, तो कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन सिस्टमैटिक्स जो है वो इससे भी वास्ट है, इससे भी बड़ी फील्ड है। आप कह सकते हो कि टेक्सोनमी जो है वो सिस्टमैटिक्स के अंदर ही आ जाती है, ठीक है। और फिर से देखिए कैरोलस लिन्नेयस इज़ नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनमी ऑल्सो,
तो एक ही नाम है ये साइंटिस्ट का, यही फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी है, यही फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स भी है, इसी ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। तो ये नाम बहुत ज़रूरी है, आपने याद रखना है इसको। नाउ यहाँ सिर्फ टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं हम, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टेक्सोनॉमी में हमने कहा कि वही, इसमें भी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर सब कुछ आ जाता है ना। तो क्लासीफाई करते हैं जब हम लिविंग बींग्स को, तो उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। अब ये कैटेगरीज क्या हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं? 7 कैटेगरीज होती हैं ये, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये वाला अगेन ये भी मैंने आपको क्लिक करके भेजा था शायद। दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज। और इसको याद कैसे रखना है? देखिए, सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है स्पीशीज़, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। या ऊपर से नीचे चलें तो इसको याद रखने के लिए एक सेंटेंस है, दैट इज़ कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, है ना। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, यानी कि आप अपने पॉट्स क्लीन रखें, अदरवाइज फैमिली विल गेट सिक, बीमार हो जाएगी, है ना। कीप का के आ गया, पॉट्स का पी आ गया, क्लीन का सी आ गया, और का ओ आ गया, फैमिली तो है ही फैमिली, गेट्स जी एंड सिक एस। ये है इसको याद करने का तरीका। उससे क्या होता है कि एक सीक्वेंस में आप इसको याद रख पाते हो कि सबसे पहले सबसे बड़ा किंगडम है, उससे छोटा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और इस तरह का क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में, कई बार वो इसको आगे पीछे कर देते हैं और आपको कहा जाता है कि इसको अरेंज करो सीक्वेंस वाइज, है ना। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको याद रखना है, आगे पीछे नहीं करना है इनको। सबसे बड़ा है किंगडम, उससे छोटा फाइलम, इस तरह से। इसका मतलब क्या है? देखो, छोटे बड़े का मतलब ये है कि स्पीशीज़ जो है ये सबसे छोटा लेवल है ना, यानी इस पे एक ही स्पीशीज़ होगी। जैसे होमो सेपियंस अगर हम बात करें तो मैन क्या है? एक स्पीशीज़ है ना। नेक्स्ट आ जाता है होमो, उसका जीनस है होमो। तो होमो में फिर अलग, जैसे आदि मानव वगैरह होमो हैबिलिस थे या होमो इरेक्टस था, वो सब इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाती है फिर फैमिली, यानी मैन से मिलते जुलते जो दूसरे हैं उनको हम कहेंगे कि हम एक ही फैमिली में हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें अगर आप यहाँ पे दूसरे वो डाल दें ना, प्राइमेट्स जो हैं जैसे एप्स वगैरह, मंकी वगैरह, तो फिर हम कहते हैं कि हम एक ही ऑर्डर में हैं। अच्छा, फिर उसमें आप दूसरे और मैमल्स डाल दो, जैसे गाय, भैंस, डॉग, कैट, ये सारे भी डाल दो, तो वो सारे मिलके हम कहते हैं कि हम सब एक ही क्लास में हैं, दैट इज़ क्लास मैमेलिया, यानी कि ये सब मैमल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें और भी जितने क्लोज वो हैं उनको मिला दोगे आप, तो आप बोलोगे कि ये सारे एक ही फाइलम कॉर्डेटा में हैं, ठीक है, जितने भी कॉर्डेट्स हैं। और उसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, चाहे वो वाटर में रहते हैं, चाहे वो वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, है ना, रेप्टाइल्स हैं, उन सबको मिला दो तो वो सब मिलके एक किंगडम, दैट इज़ एनिमल किंगडम में रखे गए हैं। तो ये मतलब है इसका छोटे से बड़े का, ठीक है। सो दिस इज़ योर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच आर 7 इन नंबर। 7 कैटेगरीज हैं ये, जिनको आपने याद रखना है। एनिमल्स के लिए ये चलता है, प्लांट्स में भी सेम ही है। प्लांट्स में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है फाइलम की जगह डिवीजन आ जाता है, बस। ये प्लांट्स के लिए भी सेम है, आप देखोगे। ओनली क्या है कि वहाँ हम फाइलम वर्ड नहीं यूज़ करते, वहाँ हम डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं उसके बदले। सो दीज आर द 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इनमें इनको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ स्पीशीज़, उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, है ना, फाइलम, किंगडम, इसने डिटेल में दिया है, लेकिन आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट जो है, ओके, दीज आर द 7 कैटेगरीज। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक वर्ड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ टेक्सॉन, ठीक है।
ये क्या थी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या रैंक्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। दीज वर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या रैंक्स, 7 रैंक्स, ठीक है। बट अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, टेक्सॉन की। टेक्सॉन क्या चीज़ है, देखो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैविंग certain characters distinct from those of other groups। कहने का मतलब टेक्सॉन किसको कहते हैं हम, एक ऐसा ग्रुप, ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो सेम है सारे और दूसरों से वो किसी ना किसी तरह से अलग हैं। कहने का मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ बर्ड्स, है ना, तो बर्ड्स क्या होगा, वो एक टेक्सॉन है, क्योंकि हमें पता है बर्ड्स जो हैं किन को बोलते हैं हम, जिनमें बीक होती है, फेदर्स होते हैं, है ना, जो उड़ सकते हैं। तो वो बर्ड्स बोलते ही या बर्ड्स सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप की, है ना, जिसमें सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं और बाकियों से वो डिफरेंट होते हैं, है ना। तो बर्ड्स जो हैं वो एक टेक्सॉन है। उसी तरह अगर मैं कहूँ इंसेक्ट्स, तो अगेन इंसेक्ट्स नाम सुन के भी हमें आ जाता है ना कि ठीक है 6 लेग्स वाले जो क्रिएचर्स हैं, है ना, बाकियों से अलग दिखते हैं। तो इंसेक्ट्स मैं कह रही हूँ इट इज़ ऑल्सो अ टेक्सॉन। या फ्लावर्स हम बोलें इट इज़ अ टेक्सॉन, या मैं कहूँ मैन इवन, तो मैन इज़ अ टेक्सॉन, राइट। तो ऐसे कोई भी ग्रुप जो बाकियों से अलग होता है उसको हम टेक्सॉन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है फिर कि टेक्सॉन और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको बता दें कि टेक्सॉन तो हम किसी को भी बोल रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा मैन एक टेक्सॉन है, लेकिन अगर मैन की आप कैटेगरी देखने चलोगे तो मैन कहाँ फिट होता है, मैन इज़ अ स्पीशीज़, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैमल्स, तो अगेन मैमल्स सुन के आता है कि हाँ ठीक है, मैमल्स कौन होते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं और बाकियों से अलग दिखते हैं वो, तो वो टेक्सॉन है। मैमल्स क्या है, एक टेक्सॉन है। लेकिन अगर उसकी हम कैटेगरी देखने चलेंगे मैमल्स की, तो वो कहाँ फिट होता है, मैमेलिया। मैमेलिया एक क्लास है, उसका रैंक क्या है, क्लास, ठीक है। या जैसे मैंने अभी बर्ड्स कहा था, बर्ड्स एक टेक्सॉन है, लेकिन अगर उसका भी रैंक ढूंढने आप चलोगे तो बर्ड्स भी कहाँ आती है, यहाँ। बर्ड्स या एव्स वो भी क्लास है, उसका रैंक क्या है, क्लास, ठीक है। या फिर अगर हम कहें एनिमल्स, है ना, एनिमल्स भी टेक्सॉन है, क्योंकि एनिमल्स भी अलग होते हैं ना बाकियों से, प्लांट से वो अलग होते हैं, माइक्रोब से अलग होते हैं। लेकिन एनिमल्स का अगर आप रैंक ढूंढने निकलोगे तो कहाँ जाएगा वो, किंगडम में, है ना। किंगडम एनिमेलिया, एनिमल्स जो है उसका रैंक क्या है, किंगडम। तो इस तरह से ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। टेक्सॉन वर्ड तो आप किसी के लिए भी यूज़ कर लेते हो, लेकिन उसका रैंक जो है वो कुछ भी हो सकता है, उसका रैंक यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी फिट हो सकता है, ठीक है। बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डेफिनेशन ही आती है, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिख लेनी है इसकी। सो दिस इज़ देन नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ेंगे।